Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patle. My dear students, today I am going to explain about the modernizing the economy of Japan, as well as I shall explain industrial workers and aggressive nationalism. My dear students, as you know that after the establishment of Meiji restoration, we have observed different types of reforms had been conducted by the administrative officers as well as the Ministry of Japan. Now we have to understand about the modernizing the economy. बच्चों, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण से संबंधित जो मेजी सुधार हुए थे, उन सुधारों को हम आज के इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे. Another important part of the Meiji reforms was the modernizing of the economy. बच्चों, मेजी सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था. एंड फंड्स वर रेज्ड फॉर दैट. फंड्स वर रेज्ड बाय लेइंग एन एग्रीकल्चरल टैक्स. बच्चों, इसके लिए कृषि पर कर लगा करके धन को इकट्ठा किया जाना शुरू हुआ था. एंड फॉर द मॉडर्नाइजिंग ऑफ इकोनॉमी, Japan established its first railway line between Tokyo and the port of Yokohama in 1870 to 72. बच्चों, जापान ने इस अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए पहली रेल लाइन को 1870 से 72 में टोक्यो से लेकर योकोहामा के बंदरगाह के बीच में उसने इस रेल लाइन को बिछाया था. एंड फॉर दैट पर्पस दे इंट्रोड्यूस मशीनरीज इन द टेक्सटाइल सिनेरियो. अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग के परिदृश्य में, तो उस वस्त्र उद्योग के अंतर्गत मशीनों का भी उपयोग किया जाने लगा, जिस हेतु यूरोप से मशीनों को आयात किया जाने लगा. मशीनरीज वाज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप एंड फॉरेन टेक्नीशियंस वर एम्प्लॉयड टू ट्रेन वर्कर्स. बच्चों, मजदूरों को प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता थी. नई मशीनों को तो ला लिया गया था, किंतु उसके परिसंचालन के लिए किस तरह उसको ऑपरेट किया जाना है, इस हेतु विदेशी कारीगरों को भी बुलाया गया ताकि मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जा सके. एज वेल एज टू टीच इन यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स. बच्चों, इन मजदूरों को जापान के जो विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में पढ़ाने के लिए भेजा गया. एज वेल एज जापानीज स्टूडेंट्स वर सेंट अब्रॉड. जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया था. माय डियर स्टूडेंट्स, इन द सीक्वेंसेस ऑफ द मॉडर्नाइजिंग ऑफ द इकोनॉमी इन 1872 मॉडर्न बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वर लॉन्च्ड. 1872 में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का आरंभ होता है. यहाँ बच्चों मित्सुबिशी और सुमितोमो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, और इन कंपनीज़ को वहाँ की सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की गई, टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए. उसके आधार पर ये जो कंपनीज थी, ये प्रमुख जहाज निर्माता, शिप बिल्डर्स, इनके बनने में सबसे बड़ी मदद इन्हें मिली. इन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड की गई, इन्हें टैक्स में बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए. इसके आधार पर दे बिकेम द मेजर शिप बिल्डर्स इन जापान. एंड आफ्टर दैट जापानीज ट्रेड्स वर फ्रॉम नाउ ऑन कैरिड इन जापानीज शिप्स. बच्चों, इसके बाद ही जापानी व्यापार जापानी जहाज़ों से होना शुरू हो चुका था. बच्चों, आप सभी ने जायबात्सु नाम की बड़ी व्यापारिक संस्थाओं के बारे में भी ज़रूर सुना होगा. ये जायबात्सु का जो प्रभुत्व था, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अर्थव्यवस्था पर बना रहा था. ठीक है, ये बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण होता था, इनका प्रभाव इकोनॉमी के क्षेत्र में अगर हम देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी इसका प्रभाव बना रहा था. जायबात्सु डोमिनेटेड द इकोनॉमी till after the Second World War. Dear students,
Now we have to talk about the population of Japan. In 1872, the population of Japan was 35 million. बच्चों 1872 में जापान की जो जनसंख्या थी वो 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में 5.5 करोड़ हो गई थी। बच्चों ये जनसंख्या के दबाव को यहाँ की सरकार ने कम करने के लिए एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया। ठीक है, उन्होंने दे एनकरेज्ड माइग्रेशन, उन्होंने प्रवास के जो था उसको सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। फर्स्ट टू द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होकाइडो, which had been a largely autonomous area where the indigenous people called the Ainu lived, and then to Hawaii and Brazil, as well as to the growing colonial empire of Japan. बच्चों, सरकार ने प्रवास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले उत्तरी टापू जो था नॉर्दर्न आइलैंड होकाइडो, उसकी ओर लोगों को भेजा, जो काफ़ी हद तक उस समय एक स्वतंत्र इलाका था और जहां आइनू कहे जाने वाले देसी लोग रहा करते थे। इसके बाद जापान ने अपने लोगों को हवाई और फिर ब्राज़ील की ओर भेजना शुरू किया। बच्चों, विद इन जापान देयर वाज अ शिफ्ट टू टाउन्स एज इंडस्ट्री डेवलप्ड। जापान के बढ़ते हुए औपनिवेशिक जापान में फिर लोगों का जो आगमन शुरू होता है, वो आगमन शुरू होता है उद्योगों के विकास के साथ। जो शहरों की ओर लोग अंदर गांव से, अंदरूनी एरिया से, इंटीरियर एरिया से जब शहर में आने के लिए आतुर हुए, तो उसके पीछे मेन कारण था इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, उद्योगों का विकास। बच्चों, जहां अभी मैंने आपको बतलाने की कोशिश किया माइग्रेशन के लिए, जहां नॉर्दर्न होकाइडो की ओर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, लोगों को एनकरेज किया गया। हवाई और फिर ब्राज़ील, इन एरियाज, इन जगहों पर भेजा गया। इसके अलावा जापान के बढ़ते हुए जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, जहां जापान ने अपनी कॉलोनीज़ को स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, उन एरियाज़ में भी लोगों का माइग्रेशन होता है। और इसके बाद जो इंडस्ट्रीज़ का जो डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के आधार पर लोग अब शहरों में आना शुरू हो चुके थे। 1925 में जो 21% जनता जो थी वहाँ की, 21% जो जनता थी, 21% जनता थी, वो शहरों में रहती थी। 1935 तक ये बढ़ करके 32% तक हो गई थी। तो हमने इस पैराग्राफ के माध्यम से माइग्रेशन को समझने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन को ध्यान से देखिए। 1872 में पॉपुलेशन थी 3.5 करोड़ और वही 1920s में हो चुकी थी 5.5 करोड़ के आसपास। माइग्रेशन नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ होकाइडो वहाँ हुआ, हवाई में हुआ, फिर ब्राज़ील में हुआ, एंड आफ्टर दैट द ग्रोइंग कॉलोनियल एम्पायर ऑफ जापान एंड the population shifted from the hinterland to the towns after the industrious development। या यूं कहें कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के दौरान ही जापान में जो लोगों का शिफ्ट था या मूवमेंट था गांव से शहर की ओर, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट उसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। 21% पॉपुलेशन 1925 में शहरों में रहती थी, वहीं 10 सालों में वो बढ़ करके 32% के आसपास हो गई थी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू नो अबाउट इंडस्ट्रीज वर्क। अब हम देखेंगे कि औद्योगिक मजदूर ये किस तरह से थी और किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा था। डियर स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ पीपल इन मैन्युफैक्चरिंग increased from 7 lakh in 1870 to 40 lakh in 1913। औद्योगिक जो मजदूरों की संख्या थी वो 1870 में 7 लाख के आसपास थी और 1930 में ये इंक्रीज होकर के लगभग 40 लाख के आसपास पहुंच जाती है। एंड मोस्ट ऑफ देम वर्कड इन यूनिट्स एम्प्लॉइंग लेस देन 5 पीपल एंड यूजिंग नाइदर मशीनरी नॉर इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों, अधिकतर मजदूर ऐसी यूनिट्स में, ऐसी इकाइयों में काम करते थे
जिनमें 5 से कम लोग हुआ करते थे। दूसरी बात ये थी कि उन जगहों पर जहां वो काम करते थे, उन यूनिट्स में या उन इकाइयों में मशीनों का और विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पावर, इसका इस्तेमाल नहीं होता था। और हाफ ऑफ दोज एम्प्लॉयड इन मॉडर्न फैक्ट्रीज वर विमेन। बच्चों, इस आधुनिक कारखाने में काम करने वालों में आधे से ज़्यादा महिलाएं हुआ करती थी। ठीक। एंड इट वॉज वुमेन हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट मॉडर्न स्ट्राइक इन 1886। बच्चों, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 1886 में पहली मॉडर्न स्ट्राइक, आधुनिक हड़ताल, महिलाओं के द्वारा की गई थी 1886 में। इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करेंगे आप, अपने नोट्स में इसको जगह देंगे। एंड आफ्टर 1900 द नंबर ऑफ मैन बिगेन टू इंक्रीज। बच्चों, 1900 के बाद में ही इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले पुरुष मजदूरों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। बट ओनली इन 1930s डिड मेल वर्कर्स बिगिन टू आउट नंबर वेमेन। लेकिन 1930 के डिकेड में ही, दशक में ही आकर के पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक हो पाई थी। सो वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। वी हैव सीन दैट द वीमेन वर इन मेजॉरिटी एज अ वर्कर। ओके, एज अ वर्कर महिलाएं थी, वो उनकी संख्या उन फैक्ट्री में एज अ वर्कर सबसे ज़्यादा थी। एंड द साइज ऑफ फैक्ट्रीज। बच्चों, यहाँ पर कारखानों में जो मजदूरों की संख्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई कितनी फैक्ट्रीज थी, उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम करते थे। द साइज ऑफ फैक्ट्रीज ऑल्सो बिगेन टू इंक्रीज। फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स, जस्ट ओवर 1000 इन 1909। बच्चों, 100 से ज़्यादा मजदूर वाले जो कारखानों की संख्या थी 1909 में, वो लगभग 1000 थी। इट वॉज जम्प्ड टू ओवर 2000 बाई 1920। अब इनकी संख्या यानी मजदूरों की संख्या लगभग 2000 हो गई। ठीक है, फैक्ट्रीज में। तो ये कब तक हुआ? 1920s में। और लगभग 4000 हो गई इनकी संख्या वर्कर्स की। कब तक? 1930s में। तो इस तरह से जो कारखानों की संख्या थी वो लगातार मजदूरों की संख्या के साथ साथ उनकी भी संख्या बढ़ रही थी, उनके यहाँ वर्कर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। इवन इन 1940s देयर वर ओवर 5,50,000 वर्कशॉप्स दैट एम्प्लॉयड लेस देन 5 एम्प्लॉइज। बच्चों, 1940s में इसके बावजूद देखिए कितनी तेज़ी से वर्कर्स की संख्या फैक्ट्रीज में बढ़ रही थी और फैक्ट्रीज की संख्या भी बढ़ रही थी कि वहाँ पर वर्कर्स की संख्या इंक्रीज हो रही है। तो हमने देखा कि इसके बावजूद भी 1940s में लगभग 5,50,000 कारखाने ऐसे थे जहाँ 5 से कम मजदूर काम कर रहे थे। ठीक है। एंड दिस सस्टेन्ड द फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी। अब इससे क्या हुआ कि फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी, परिवार केंद्रित जो विचारधारा थी, ये बनी रही। जनरली जो 4-5 मेंबर अगर काम करते हैं तो वो उसी परिवार के सदस्य होते हैं जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं। जनरली वो अपने फैमिली के ही लोग होते हैं। तो इससे क्या होता है, फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी, या कह लीजिए कि 4-5 लोगों में भी ऐसा घनिष्ठता बन जाती है कि वो एक परिवार का हिस्सा के तौर पर देखी जाती। तो ये फैमिली सेंटर्ड आइडियोलॉजी जो थी वो अभी भी सस्टेन कर रही थी। और उसी तरह जिस तरह से राष्ट्रवाद को मजबूत पैतृक व्यवस्था का सहारा था, वहाँ सम्राट परिवार का कुलपति माना जाता था। जस्ट अ नेशनलिज्म वाज सस्टेन्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग पैट्रियार्चल सिस्टम अंडर एन एम्परर हु वाज लाइक अ फैमिली पैट्रियार्च। बच्चों, किसी भी राष्ट्रवाद को मजबूती दिलवाने के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती और वो पैट्रियार्चल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो राजा था, उनका जो सम्राट था, वो परिवार का कुलपति माना जाता था। द रैपिड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर लीड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। बच्चों, इतनी तेज़ी से जब वहाँ इंडस्ट्रीज़ का स्टैब्लिशमेंट हो रहा था और
एक प्रकार से कह लीजिए कि अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, है ना, अनियंत्रित विकास हो रहा था जो उद्योगों का, और लकड़ी जैसे जो प्राकृतिक संसाधन की मांग जो थी, है ना, वो बहुत तेज हो गई थी। यही वो कारण थे, यही वो कारण था, लकड़ी की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने के कारण पर्यावरण का विनाश हुआ। ओके, दिस लीड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ऑन फॉर द ऑफ द डिमांड ऑफ टिम्बर। जो लकड़ियों की सबसे ज़्यादा जो डिमांड हो रही थी, उसने कहीं ना कहीं पर्यावरण को विनाश की ओर धकेला। बच्चों, तनाको सोजो, तनाका सोजो elected to the first House of Representatives, launched the first agitation against industrial pollution in 1897 with 800 villagers in a mass protest forcing the government to take action. बच्चों, वहाँ जो पार्लियामेंट थी, संसद में, उसके पहले जो निम्न सदन के एक सदस्य थे तनाको सोजो, उन्होंने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा, जब 800 गांव के लोग जन विरोध में इकट्ठे हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने सरकार को कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया था। तो तनाको सोजो जो थे, वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस तरह का आंदोलन छेड़ा था। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो सकता है इंफॉर्मेशन के आधार पर। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एग्रेसिव नेशनलिज्म। आक्रामक राष्ट्रवाद और जापान का क्या संबंध या गठजोड़ है, उसको भी समझना हमें ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी and created a diet. Diet, the name which was used by the Japanese, and that was a German word. Okay, and that word for used for the parliament of German because of the influence of German legal ideas. बच्चों, the Meiji constitution was based on the restricted franchisee. मेजी का जो संविधान था वो सीमित मताधिकार पर आधारित था, और उसने क्या किया, उसने जो डाइट बनाई थी उसके भी अधिकार सीमित थे। ओके, जो डाइट थे, द डाइट विच वॉज क्रिएटेड बाय द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन विद लिमिटेड पावर्स, उसके भी अधिकार क्षेत्र सीमित थे। ठीक, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, द लीडर्स हु बॉट अबाउट द इंपीरियल रेस्टोरेशन कंटिन्यूड टू एक्सरसाइज पावर एंड इवन एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज। बच्चों, उन नेताओं ने जिन्होंने शाही पुनर्स्थापना की, जो मेजी डायनेस्टी को, मेजी रूल को फिर से एस्टेब्लिश किया, वे लीडर्स, वे नेता सत्ता में बने रहे, और उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिश किया, है ना, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का गठन किया। बिटवीन 1918, यहां ध्यान समझिएगा, बिटवीन 1918 एंड 1931 पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्म्ड कैबिनेट्स। ये जो दौर लिखा है, समय लिखा है 1918 से लेकर 1931 के दरमियान, जनमत से चुने गए जो प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्रियों ने मिल करके कैबिनेट फॉर्म की, मंत्री परिषद बनाया। ठीक है, एंड देयर आफ्टर, इसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर दे लॉस्ट पावर टू नेशनल यूनिटी कैबिनेट्स फॉर्म्ड अक्रॉस पार्टी लाइंस। और इसके बाद जो उन्होंने पार्टियों को, अलग अलग पार्टियों को का जो भेद आपस में, उसको भुला दिया, और उसके बाद उन्होंने एक राष्ट्रीय एकता मंत्री परिषद बनाई थी, है ना, उन्होंने एक नेशनल यूनिटी कैबिनेट को फॉर्म किया था। उसके हाथों उन्होंने अपनी सत्ता को खो दिया। ठीक, दे लॉस्ट पावर टू नेशनल यूनिट कैबिनेट फॉर्म अक्रॉस पार्टी लाइंस। द एम्परर वॉज द कमांडर, ये आपने देख लिया, पावर उनके हाथ से चला गया। अभी देखिए एम्परर के पावर्स क्या क्या हैं। द एम्परर वॉज द कमांडर ऑफ द फोर्सेस एंड फ्रॉम 1890s दिस वॉज इंटरप्रेटेड टू मीन दैट द आर्मी एंड द नेवी हैड इंडिपेंडेंट कंट्रोल। बच्चों, सम्राट जो होता था वहाँ सैन्य बलों का कमांडर होता था,
लेकिन 1819 से यह माना जाने लगा कि यहाँ की जो थल सेना है, यहाँ की जो नौसेना है, अब उसका नियंत्रण जो है वो स्वतंत्र हो चुका है, वो इंडिपेंडेंट कंट्रोल पर है। ठीक। इन 1899 प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड दैट, अभी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर्स कौन हो सकते हैं उसकी घोषणा कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने ऑर्डर दिया दैट ओनली सर्विंग जनरल्स एंड एडमिरल्स कुड बिकम मिनिस्टर। उन्होंने कहा 1899 में प्रधानमंत्री ने आदेश दिया कि केवल जो सर्विंग जनरल है, जो सेवारत जनरल है थल सेना का, और जो एडमिरल है वो ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आदेश जारी किए। दिस स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मिलिट्री, सेना को मजबूत बनाने की मुहिम अब देखिए आगे चल रही थी। टुगेदर विद द एक्सपेंशन ऑफ जापान्स कॉलोनियल एम्पायर वाज कनेक्टेड विद द फियर दैट जापान वाज एट द मर्सी ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। बच्चों, इसके पीछे सोच क्या थी वो देखिए। सेना को मजबूत बनाना और जापान में उपनिवेश जो देश हैं उनकी वृद्धि करना, इस डर से जुड़े हुए थे। ये दोनों चीज़ें इस डर से जुड़ी हुई थी कि कहीं जापान वेस्टर्न पावर्स की दया पर न निर्भर हो जाए, जापान जो है पश्चिमी शक्तियों की दया पर निर्भर न हो जाए, इसलिए वो अपनी सेना को भी मजबूत कर रहे थे। और दे वर कंडक्टिंग एक्सपेंशन ऑफ जापान्स कॉलोनियल एम्पायर। Okay, and this fear was used to silence opposition to military expansion and to higher taxes to fund the armed forces. बच्चों, इस डर को सेना के विस्तार के खिलाफ और सैन्य बलों को अधिक धन देने के लिए जो वसूले जाने वाले जो कर थे उसके खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही थी उसको दबाने में किया गया। इस सेना का विस्तार उन लोगों के खिलाफ किया गया जो इसके विस्तार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, जो सैन्य बलों को अधिक धन देने के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो इन खिलाफ वाली आवाजों को दबाने के लिए इन सेना का इस्तेमाल किया गया था। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।